हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सामाजिकरण का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों पर विभिन्न कारकों का संयुक्त प्रभाव बताया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिकरण के विभिन्न कारकों को अलग-अलग नहीं देखा जाए। वे सभी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और बच्चे के विकास को समग्र रूप से प्रभावित करते हैं। सभी कारक क्या होते हैं? बच्चों को प्रभावित करते हैं, उनके विकास में योगदान देते हैं। पारिवारिक मूल्यों का स्कूल में विस्तार। जो मूल्य परिवार में सिखाए जाते हैं, स्कूल में और अधिक मजबूत हो सकते हैं। यदि उनमें भिन्नता हो, तो बच्चे को समायोजन में कठिनाई हो सकती है। देखिए, यदि आपके परिवार के मूल्य और स्कूल के मूल्य, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, उनके मूल्य समान हैं, तो बच्चे का विकास तेजी से होगा। लेकिन यदि दोनों के मूल्यों में भिन्नता है, तो समायोजन में क्या होगी? कठिनाई आपको अवश्य देखने को मिलेगी। सहकर्मी और पारिवारिक प्रभाव का संतुलन। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, सहकर्मी समूह का प्रभाव बढ़ता जाता है। माता-पिता और शिक्षकों को बच्चे को स्वस्थ सहकर्मी संबंध विकसित करने में मदद करनी चाहिए और नकारात्मक सहकर्मी दबाव से निपटने के लिए कौशल प्रदान करना चाहिए। देखिए, जैसे बच्चे जो रहते हैं, वह पीयर में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। यदि वहाँ पर पॉजिटिव माहौल होगा, तो बच्चे का विकास तेजी से होगा सामाजिकरण का। लेकिन यदि वहाँ पर कुंठा है, कुछ समस्या है, तो बच्चे का सामाजिकरण बहुत देरी से होगा या नहीं भी हो सकता, लेकिन होता थोड़ा बहुत ज़रूर है। कुछ ना कुछ आपको सामाजिकरण देखने को मिलेगा, चाहे वहाँ नकारात्मकता कितनी भी हो। मीडिया और सामाजिकरण। मीडिया बच्चे के मूल्यों और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। माता-पिता और शिक्षकों को मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बच्चे मीडिया संदेशों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकें। यदि आप बच्चों को बताएंगे, वह जो मोबाइल देख रहा है, वह कितना उपयोगी है और उसमें वह क्या चीज़ देख रहे हैं, वह कितना उपयोगी है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे मीडिया में गलत चीज़ें देखने लगते हैं, जो उनका नकारात्मक सामाजिकरण करने में मदद करता है। लेकिन आप बच्चों को बताएंगे कि क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, तो बच्चों के सामाजिकरण में क्या होगा? उसका मूल्यांकन करने में बच्चों को मदद मिलेगी। असंगत सामाजिकरण। यदि सामाजिकरण के विभिन्न कारक विरोधाभासी संदेश, अपेक्षाएं प्रदान करते हैं, तो बच्चा भ्रमित हो सकता है और उसमें व्यवहार संबंधी समस्याएं विकसित हो सकती हैं। देखिए, यदि बच्चों का सामाजिकरण हो रहा है और अलग-अलग प्रकार के नियम वह देख रहा है, लेकिन यदि उन नियमों में विरोधाभास होगा, तो क्या होगा? बच्चे का सामाजिकरण विकास करने में समस्या आ सकती है। संक्षिप्त में, सामाजिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जहाँ परिवार नींव रखता है, स्कूल ज्ञान व्यापक सामाजिक कौशल प्रदान करता है, सहकर्मी समूह पहचान और सामाजिक कौशलों को परिष्कृत करता है, यानी बेहतर करता है। एक शिक्षक के रूप में इन सभी पहलुओं को समझना और बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायता करना आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अब लिंग सामाजिकरण क्या? जेंडर सोशलाइजेशन। लिंग सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपने लिंग, लड़का, पुरुष या लड़की या स्त्री के अनुरूप सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार और भूमिकाएं, दृष्टिकोण और अपेक्षाएं सीखते हैं। यह जैविक लिंग सेक्स से भिन्न है, जो जन्म के समय निर्धारित होता है। लिंग यानी जेंडर एक सामाजिक निर्मित है, जो समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाओं, विशेषताओं, अपेक्षाओं को संदर्भित करता है, जो पुरुष या महिलाओं से जुड़ी होती हैं। ठीक है? परिवार, अब जैसे कैसे होता है लिंगीय सामाजिकरण, इसमें परिवार का क्या महत्व है? खेल खिलौने। लड़कों को अक्सर कारें, एक्शन फिगर दिए जाते हैं, जबकि लड़कियों को गुड़ियां और रसोई के सेट दिए जाते हैं। यह आपने भी देखा होगा। रंगों का चुनाव। लड़कों के लिए नीला और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग का चयन आम बात है। कपड़े। लड़कियों को फ्रॉक और लड़कों को पैंट पहनना। घरेलू काम। लड़कियों को घर के कामों में हाथ बटाने के लिए प्रोत्साहित करना, जबकि लड़कों को बाहर के काम या शारीरिक श्रम करने वाले कामों के लिए जानकारी देना या उनको बताना। संवेदनात्मक पैटर्न।
लड़कियों को शांत और मीठा रहने के लिए कहा जा सकता है, जबकि लड़कों को मजबूत और बहादुर होने के लिए कहा जाता है। रोने पर लड़कों को लड़की मत बनो कहा जाता है। यह चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखते सुनते होंगे, मीडिया में देखते होंगे, अखबार में देखते होंगे या फेसबुक, यूट्यूब पर आप देखते होंगे। भविष्य की भूमिकाएं, माता-पिता अनजाने में लड़कियों को नर्स, शिक्षिका बनने के लिए और लड़कों को इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब स्कूल का क्या योगदान है? शिक्षक की अपेक्षाएं, शिक्षक अनजाने में लड़कों से विज्ञान और गणित में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं और लड़कियों से कला और भाषा में उम्मीद कर सकते हैं। कक्षा में व्यवहार, लड़कों को अधिक सक्रिय और साहसी होने की अनुमति दी जाती, जबकि लड़कियों को अधिक आज्ञाकारी और शांत रहने की उम्मीद दी जा सकती है। पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों में अक्सर पुरुषों को डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, महिलाओं को गृहिणी, नर्स या शिक्षिका के रूप में चित्रित किया जाता है, जिससे रूढ़िवादिता मजबूत होती है। खेल और गतिविधियां, स्कूल में अक्सर लिंग आधारित खेल और गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, जैसे लड़कों के लिए फुटबॉल और लड़कियों के लिए खो-खो। अब सहकर्मी समूह इसमें क्या योगदान देते हैं? खेल का चुनाव, बच्चे अक्सर लिंग विशिष्ट खेलों में शामिल होते हैं। जो बच्चे इन मानदंडों से भटकते हैं, उन्हें सहकर्मी समूह द्वारा बहिष्कृत या उपासित किया जा सकता है। जैसे लड़कों का ग्रुप है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं और उनमें से एक लड़का यदि खो-खो खेलने की बात करता है, तो उसे ग्रुप से निकाल दिया जाता है या उसके बारे में गलत बातें बोली जाती हैं। अब है सामाजिक मानदंड, सहकर्मी समूह लड़कों और लड़कियों के लिए स्वीकार्य व्यवहार और पोशाक के बारे में अपने स्वयं के नियम बनाते हैं। पहचान का विकास, बच्चे अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत के माध्यम से अपनी लिंग पहचान और भूमिकाओं को मजबूत करते हैं। अब मीडिया का क्या योगदान है इसमें? विज्ञापनों में अक्सर पुरुषों और महिलाओं को रूढ़िवादी भूमिकाओं में चित्रित किया जाता है, जैसे पुरुष कार चलाती और महिलाएं सफाई उत्पाद का प्रयोग करती हुई दिखाई जाती हैं। टीवी शो और फिल्में मनोरंजन कार्यक्रम में लिंग आधारित भूमिकाओं और व्यवहारों को सुदृढ़ करते हैं। खिलौना विज्ञापन, लड़कों को खिलौनों और लड़कियों को खिलौनों का स्पष्ट अलगाव दिखाई देता है, जो कि आप देख सकते हैं। अब लिंग सामाजिकरण के प्रभाव क्या है, यानी लिंग का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? रूढ़िवादिता का विकास, बच्चे पुरुषों महिलाओं के बारे में रूढ़िवादी धारणाएं विकसित कर सकते हैं या करते हैं, जो उनके भविष्य के विकल्पों जैसे कैरियर, रिश्ते को सीमित कर सकती है। भावनात्मक अभिव्यक्ति, लड़कों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोका जा सकता है। लड़के रोते नहीं हैं, जिससे भावनात्मक दमन हो सकता है। लड़कियों को अधिक संवेदनशील होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। व्यवहारिक पैटर्न, बच्चे समाज द्वारा निर्धारित पुल्लिंग या स्त्रीलिंग व्यवहार को अपनाते हैं। आत्मधारणा और आत्मसम्मान, लिंग संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव बच्चे के आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकता है। कैरियर विकल्प, लिंग समाजीकरण अक्सर कुछ व्यवसायों को पुरुषों के लिए और कुछ को महिलाओं के लिए के रूप में देखते हैं, जिससे कैरियर विकल्पों में विविधता सीमित होती है। देखिए, अभी जैसे आपने पढ़ा, पुरुषों को केवल डॉक्टर और इंजीनियर के बारे में बताया गया है और लड़कियों को नर्स और शिक्षक बनने के लिए बताया गया है, जो कि एकदम से बिल्कुल गलत है। हर किसी के लिए ऑप्शन है कि वह बेस्ट से बेस्ट अपने जीवन में करे और कोई भी कैरियर चुन सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अब सांस्कृतिक सामाजिकरण क्या, यानी कल्चरल सोशलाइजेशन। सांस्कृतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे उस विशिष्ट संस्कृति के मूल्यों, विश्वासों, मानदंडों, रीति रिवाजों, परंपराओं, व्यवहारों को सीखते हैं, जिसमें वे बड़े होते हैं। यह उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है और उन्हें अपने सांस्कृतिक समूह के प्रभावी सदस्य के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। कैसे होता है सांस्कृतिक सामाजिकरण? अब हम यह पढ़ेंगे। भाषा किसी भी संस्कृति की नींव होती है। बच्चे अपनी सांस्कृतिक पहचान के हिस्से के रूप में अपनी मातृभाषा को सीखते हैं, जो सोचने, संवाद करने के तरीके को भी प्रभावित करती है। बिल्कुल सही।
भाषा अपनी मूल इकाई होती है। भाषा के द्वारा ही आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उन चीजों को समझते हैं। अब है परिवार। पारिवारिक मूल्य, बड़ों का सम्मान करना, परिवार के प्रति वफादारी, मेहमानों का सत्कार करना जैसे मूल्य परिवार द्वारा सिखाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। रीति रिवाज और परंपराएं, धार्मिक अनुष्ठान, त्योहारों का जश्न, भोजन की आदतें और विवाह की परंपराएं परिवार से सीखी जाती हैं। किस्से और कहानियां, बच्चों को सुनाई जाने वाली लोक कथाएं, पारिवारिक कहानियां, सांस्कृतिक ज्ञान और नैतिक शिक्षा किससे मिलती है? परिवार से मिलती है। अब स्कूल का क्या योगदान है इसमें समाजीकरण में? पाठ्यक्रम, इतिहास, भूगोल, साहित्य जैसे विषय बच्चों के अपनी संस्कृति और अन्य संस्कृतियों के बारे में सिखाते हैं। छुट्टियां और उत्सव, स्कूल विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहारों को मनाते हैं, जिससे बच्चों को उनकी विविधता, महत्व का अनुभव होता है। अब है सामाजिक अध्ययन। नागरिक शास्त्र और सामाजिक अध्ययन बच्चों को अपनी समाज व्यवस्था, नागरिक कर्तव्यों, सांस्कृतिक विरासत के बारे में सिखाते हैं। देखिए, आपके क्या नियम है, आपके क्या कानून है समाज में प्रचलित, समाज में किन 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 नैतिक मूल्यों को अपनाया जाता है, किन नैतिक मूल्यों को नहीं अपनाया जाता, समाज के क्या नियम कानून है, यह सब बातें क्या करती हैं? आपके विकास को करती हैं समाजीकरण के। स्कूल का माहौल, स्कूल में बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सहपाठियों से संपर्क में आते हैं, जिससे उन्हें अपनी और अन्य संस्कृतियों को समझने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। अब सहकर्मी समूह यानी जहाँ जिस ग्रुप में आप रहते हैं उसका क्या योगदान है? खेल, बच्चों के खेल अक्सर उनकी संस्कृति से प्रभावित होते हैं, जैसे भारतीय खेलों में कबड्डी और खो खो लोकप्रिय संस्कृति। सहकर्मी समूह के माध्यम से बच्चे अपनी संस्कृति में प्रचलित संगीत, फैशन और मनोरंजन के रुझानों को क्या करते हैं? अपनाते हैं। अब मीडिया का क्या योगदान है? फिल्म और टेलीविजन, मीडिया कार्यक्रम अक्सर सांस्कृतिक मूल्यों, नायक नायिकाओं और जीवन शैली को दर्शाते हैं। संगीत, विभिन्न प्रकार का संगीत सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है, क्योंकि अलग अलग समाज में अलग अलग संगीत प्रचलित होते हैं। समाचार, स्थानीय राष्ट्रीय समाचारों को बच्चों को अपने समाज और संस्कृति में होने वाली घटनाओं से अवगत कराती हैं। अब समुदाय और धार्मिक संस्थाएं क्या आपका सामाजिकरण करती हैं? पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि बच्चों को धार्मिक अनुष्ठानों, नैतिक शिक्षा और सामुदायिक भावना सिखाते हैं। स्थानीय कार्यक्रम, सामुदायिक मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय उत्सव सांस्कृतिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। अब सांस्कृतिक सामाजिकरण के प्रभाव। सांस्कृतिक पहचान, बच्चे अपनी सांस्कृतिक पहचान विकसित करते हैं, जिससे उन्हें अपनेपन और संबंधता की भावना मिलती है। देखिए, बच्चे जिन संस्कृतियों को अपनाते हैं उससे उन्हें लगाव होता है और उन्हीं के द्वारा उनका नैतिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। मूल्यों और मानदंडों का आंतरिकरण, बच्चे अपनी संस्कृति के नैतिक और सामाजिक मानदंडों को सीखते हैं और आत्मसात करते हैं। समाज में जो नियम है, कानून है, उनको वह मानते हैं और जो समाज के नियमों और कानूनों को बदलना जरूरी है वह उनको समय के साथ क्या करते हैं? बदलते भी हैं। अब विश्व दृष्टिकोण, संस्कृति बच्चे के विश्व दृष्टिकोण और दूसरों के प्रति उनके दृष्टिकोणों को क्या कर देती है? आकार देती है। सामाजिक सामंजस्य, सांस्कृतिक सामाजिकरण समाज के भीतर सामंजस्य और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि सदस्य समान मूल्यों और अपेक्षाओं को साझा करते हैं। अब पारिवारिक ज्ञान का स्थानांतरण, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान, कौशल और प्रथाओं के स्थानांतरण को सुनिश्चित करता है। एक शिक्षक के रूप में यह समझना महत्वपूर्ण है कि लिंग सामाजिकरण और सांस्कृतिक सामाजिकरण दोनों ही बच्चे के व्यक्तित्व विकास का अभिन्न अंग होते हैं। समावेशी और न्याय संगत कक्षा वातावरण, शिक्षक को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो लिंग तटस्थ, जेंडर न्यूट्रल और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील, कल्चरली
कल्चरली सेंसिटिव हो। रूढ़िवादिता को चुनौती देना, शिक्षक को लिंग और संस्कृति से जुड़ी रूढ़िवादिताओं को पहचानने और उन्हें चुनौती देने का प्रयास करना चाहिए। समाज में कई ऐसी परंपराएं होती हैं जो समाज के विकास में बाधा देती हैं, तो उन रूढ़िवादिता को खत्म करने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। अब विविधता का सम्मान, छात्रों में विविधता के प्रति सम्मान की भावना विकसित करनी चाहिए। उन्हें विभिन्न लिंगों और संस्कृतियों के लोगों को समझने, स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा, बच्चों को मीडिया और समाज से प्राप्त होने वाले लिंग और सांस्कृतिक संदेशों का आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करने में मदद करनी चाहिए। अब सकारात्मक रोल मॉडल, शिक्षक स्वयं ऐसे रोल मॉडल बने जो लिंग समानता और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हैं। ये पहलू बच्चों को व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करते हैं, जो उन्हें आज के जटिल और बहुसांस्कृतिक समाज में सफल होने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, मैंने कैसा पढ़ाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, चूंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, इसलिए कई बार मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से इंग्लिश में नहीं बोल पाता हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ करिए दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। और मैंने कैसा पढ़ाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अपने पढ़ाने के तरीकों में और क्या सुधार करूं, जिससे मैं आपको और अच्छे नोट्स उपलब्ध करा सकूं। नमस्ते दोस्तों।